हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 1 हमारे परिवेश में द्रव्य स्टार्ट कर दिया था। ये इस अध्याय पर भाग 4 यानी कि पार्ट 4 है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि विसरण यानी कि डिफ्यूजन होता क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में विसरण किस प्रकार से काम करता है, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस में विसरण कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग उनके ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे। फिर हम लोग ताप का समयानिक मात्रक और ताप का एसआई मात्रक समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अभी तक बच्चों हम लोगों ने इस अध्याय में समझा है कि द्रव्य होते क्या हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें तो द्रव्य क्या होते थे? कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिसके पास क्या होगा, कोई एक स्थान घेरेगा और उसके पास अपना द्रव्यमान होगा, वही क्या कहलाता था? द्रव्य। तो द्रव्य के लिए दो गुणधर्म होने चाहिए थे, पहला स्थान घेरना और दूसरा उसके पास अपना द्रव्यमान यानी कि मास होना चाहिए। तो कोई भी एक ऐसी पदार्थ इस पूरे संसार में जिसके पास ये दो गुणधर्म होंगे, वही क्या कहलाता है? हमारा द्रव्य माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने यह भी समझा था कि जितने भी हमारे द्रव्य होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों को मिलाकर के ही तैयार होता है। तो जब हम लोग बात करेंगे द्रव्य की, तो वो बनते किससे हैं? बहुत सारे कणों से। अब अगर हम बात करें कणों की, तो कण जो होते थे उसके भी कुछ ना कुछ गुणधर्म थे, वो हम लोगों ने पढ़े थे। तो कण क्या होते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे होते थे। बहुत सारे छोटे छोटे कणों को मिलाकर के ही क्या बनेगा? हमारा कोई द्रव्य यानी कि पदार्थ बनेगा। और दूसरा उसका गुणधर्म क्या होता था कि वो हमेशा गतिमान रहते थे, वो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते थे। अब बच्चों, जो कण का गुणधर्म है कि वो हमेशा गतिमान रहते हैं, इसके कारण अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी भी दो पदार्थों के जो कण थे वो अपने आप आपस में मिल गए, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी दो तरह के कण, भिन्न भिन्न कण आपस में अपने आप मिश्रित हो जाए, हम लोगों ने उसे मिलाया नहीं है, वो अपने आप ही मिश्रित हो गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विसरण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो कणों की गति के कारण किसी पदार्थ का फैलना और अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित होना विसरण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी दो पदार्थ के कण जब आपस में मिल जाएं और वो अपने आप मिल रहे हैं, हम उसे मिश्रित नहीं कर रहे, वो खुद ही मिल गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहा जाता है। अब बच्चों, विसरण को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम लोगों ने उदाहरण में क्या लिया है? ब्रोमीन के वाष्प, यानी कि जो कलर होगा उसका वो क्या होता है? लाल और भूरे रंग का होता है। हम लोगों ने क्या करा बच्चों? हम लोगों ने दो बीकर लिए हैं। ठीक है बच्चों, एक बीकर इस तरह से रखा है और एक बीकर उसके नीचे रखा है। जो नीचे वाला बीकर होगा उसमें हम लोगों ने ब्रोमीन वाष्प लिए हैं और जिनका रंग क्या होता है बच्चों? लाल और भूरे रंग का। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे कण दिखाई दे रहे हैं वो किसके कण हैं? सभी के सब ब्रोमीन के, यानी कि लाल और भूरे रंग के। और इसी के ऊपर हम लोगों ने एक उल्टा करके हम लोगों ने एक और बीकर रख दिया है और उसमें क्या है बच्चों? वायु है। अब यहां पर हमें उसके कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जो वायु है उसका रंग कैसा है? रंगहीन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी वायु के कण हैं बहुत सारे, लेकिन वो रंगहीन है, तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जैसे जैसे बच्चों थोड़ा समय गुजरेगा, होगा क्या कि जो ब्रोमीन के यहाँ पे कण थे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे और जो वायु के कण थे वो धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब होगा क्या कि जब ये आपस में अपने आप, ध्यान रखिएगा बच्चों, अपने आप सारे के सारे कण मिल जाएंगे, तो पूरे के पूरे जो दोनों के दोनों बीकर हैं उनमें रंग कैसा आ जाएगा बच्चों? लाल और भूरा रंग। अब यानी कि यहाँ पर वायु के कण और ब्रोमीन के कण दोनों आपस में मिल गए। अब हम लोगों ने नहीं मिलाया, वो अपने आप मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ समय बाद जो दोनों के दोनों बीकर थे उनमें कणों का रंग क्या हो गया? लाल और भूरे रंग का। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण। कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के कण आपस में अपने आप मिश्रित हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विसरण कहते हैं। तो बच्चों, मैं यहां पर एक और पॉइंट भी तो बोल सकता हूं ना कि विसरण द्रव्य का एक ऐसा गुण है जो उसके कणों की गति पर आधारित होता है। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों हमें इतना समझ में आ गया कि द्रव्य क्या होता है और वो बनते किससे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से। अब वही जब भिन्न भिन्न प्रकार के कण आपस में अपने आप मिश्रित हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण। तो हमें विसरण भी पता चल गया, उसका हम लोगों ने एक उदाहरण भी समझ लिया। अब बच्चों मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग विसरण की बात करते हैं तो क्या वो किसी एक पर्टिकुलर अवस्था में ही होता है द्रव्य की, या सभी अवस्थाओं में होगा? तो सवाल क्या है बच्चों आपके लिए कि जो विसरण होता है वो द्रव्य की किस किस अवस्था में होगा? अब हम सबको पता है कि जो द्रव्य की अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो विसरण जो है वो किस किस अवस्था में होगा? सिर्फ ठोस में होगा, द्रव्य में होगा, या गैस में होगा, या सभी में होगा? तो बच्चों जब भी हम लोग बात करेंगे विसरण की तो वो ठोस में भी होता है, द्रव्य में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो सवाल का आंसर क्या है, जवाब क्या है कि विसरण जो है द्रव्य की तीनों ही अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस सभी में होता है। ठीक बच्चों, अब एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, एक और सवाल आया। वो सवाल ये है कि अगर हम बात करें इन तीनों अवस्थाओं में तो सबसे जल्दी विसरण जो होगा वो किस में होगा, या फिर तीनों ही अवस्थाओं में वो एक ही तरह का समय लेगा? तो बच्चों अगर हम समय की बात करते हैं तो जो गैस होती है, गैस अवस्था, उसमें सबसे जल्दी हमारा विसरण बन जाता है। फिर उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम जो सबसे ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं जो समय लेता है वो किस में लेगा, ठोस में लेगा। तो सबसे जल्दी किस में होगा, गैस में, फिर उसके बाद द्रव्य में, और सबसे देर में जो टाइम ज़्यादा लगेगा वो किस में लगेगा, ठोस अवस्था में। क्लियर बच्चों? अब ऐसा हुआ क्यों कि यहाँ पर गैस में तो वो जल्दी से तैयार हो गया, यहाँ पर वो थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा समय ले रहा है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इन तीनों ही अवस्थाओं में कणों की, तो यहाँ पर जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ये तो आप सबको पता है कि जो गैस की अवस्था है उसमें जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और हमेशा गतिमान रहते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब हम बात करेंगे द्रव्य की तो यहाँ पर कण जो है थोड़े पास पास होते हैं अगर हम बात करें गैस के कंपैरिजन में, और अगर बात करें ठोस में तो यहाँ सबसे ज़्यादा पास पास होंगे दोनों ही अवस्थाओं के कंपैरिजन में। तो बच्चों हुआ क्या, जब कण जो है गतिमान रहते हैं तो यहाँ पर उनको गति करने में आसानी होती है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर दूर है। यहाँ पर दूर तो है लेकिन काफ़ी दूर नहीं है, यहाँ पर बहुत पास पास है, तो इसीलिए यहाँ पर वो आसानी से घुल जाते हैं, आराम से मिश्रित हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो उनके कणों के अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो गैस अवस्था है वहाँ पर विसरण सबसे ज़्यादा या सबसे जल्दी हो जाएगा, द्रव्य में क्या होगा, थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, और ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा समय लेता है। अब बच्चों बात करते हैं गैसों में विसरण की। तो विसरण क्या था, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के कण आपस में मिल जाएंगे, अपने आप मिश्रित हो जाएंगे, उसी को विसरण कहते हैं। और सबसे अधिक जो जल्दी से विसरण होता है वो किस अवस्था में होता है द्रव्य की, वो होता है गैस में। होता तीनों ही अवस्था में है, ठोस में भी, द्रव्य में भी और गैस में भी, लेकिन सबसे जल्दी जो होगा वो किस में होगा, गैस अवस्था में। अब बच्चों गैस में विसरण अत्यधिक तीव्र होता है यानी सबसे तेज होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कारण यह है कि गैसों में कण सभी दिशाओं में अत्यधिक शीघ्रता से गति करते रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गैस अवस्था होती है उसमें जो कण होते हैं वो दूरी पर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं। जब वो दूरी पर हैं तो वो अधिक तेजी से गतिमान रहते हैं और वो आराम से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब अगर बच्चों हम लोग इसका उदाहरण समझते हैं तो रसोई में पकाए जा रहे भोजन की सुगंध पर्याप्त दूरी तक भी पहुंच जाती है। अब होता क्या है बच्चों, जब भी हम लोग कोई भोजन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के पदार्थ गिरते हैं और उनमें अलग अलग तरह के कण होते हैं। अब कण जो है वो वायु में घुल जाते हैं, अपने आप घुल रहे हैं, तो ही वो क्या बन रहा है, विसरण बन रहा है। तो जब हम लोग भोजन पका रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके के कण किसके साथ मिलकर जाकर के वायु के साथ मिश्रित हो गए, घुल गए,
अब जैसे ही वायु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें जो कण मौजूद होते हैं हमारे पदार्थ के, जो भोजन हम लोग बना रहे हैं, तो वो दूसरों तक जाते हैं और हमें उसकी सुगंध आ जाती है। ठीक है बच्चों। अब एक और यहाँ पर प्रश्न आता है बच्चों कि अगर हम लोग एक गर्म भोजन की बात करें और एक ठंडे भोजन की बात करें तो वहाँ पर जो सुगंध है वो हमें सबसे पहले किसकी मिलेगी, गर्म भोजन की या ठंडे भोजन की? तो बच्चों अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो जो गर्म भोजन होगा तो उसकी जो सुगंध है वो काफ़ी दूर तक जाएगी, और जो ठंडा भोजन है उसकी सुगंध दूर तक तो जाएगी लेकिन कंपैरिजन करें गर्म भोजन के साथ तो उसके मुकाबले थोड़ी कम दूरी तक जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बच्चों जो गर्म होते हैं कण तो उनकी जो गति होती है, गतिमान की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करेंगे ठंडे भोजन की तो उसमें जो गति है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा जो है उनके अंदर थोड़ी सी कम होती है। तो हम लोगों ने ये तो समझा ही कि गैस में जो विसरण होता है वो सबसे तेज होता है। इसके साथ साथ अगर उसके कणों को हम लोग गर्म कर दें तो वहाँ पर जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे ही जो विसरण की गति है वो भी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे वो कम होता रहेगा वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो घट जाएगी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा उदाहरण क्या कहता है, इत्र की सुगंध। जैसे ही हम लोग इत्र लगाते हैं तो काफ़ी दूर तक उसकी जो है सुगंध पहुंच जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इत्र लगाया तो इत्र के जो वाष्प के कण थे वो वायु में मिल गए, घुल गए, और वही क्या बन गया, विसरण। और जैसे ही वो वायु के साथ घुलते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग द्रवों में विसरण की। तो जब द्रवों में विसरण होता है तो वहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अगर हम लोग बात करते हैं गैस में विसरण की तो वहाँ पर जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा समय लेगा। अब ऐसा हुआ क्यों? तो बच्चों देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, इस अवस्था में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंदतर होता है, यानी कि अधिक समय लेगा। और ऐसा हुआ क्यों? उसका कारण क्या है, द्रवों में कण गैसों के कणों की तुलना में मंद गति करते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी कि जो गैस होती है, गैस अवस्था, वहाँ पर जो कण हैं वो दूर दूर होंगे तो उनकी जो गति है वो ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारे द्रवों में कण होते हैं वो थोड़ा पास पास होंगे और वहाँ पर उनकी जो गति है वो थोड़ा कम हो जाती है। इसी कारण द्रवों में जो विसरण है वो अधिक समय लेगा, और जबकि गैसों में जो विसरण होता है वो अत्यधिक तेज हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग बात करते हैं उदाहरण की, तो मान लो हम लोगों ने लिया पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रंग क्या होता है बच्चों, बैंगनी रंग का, और हम लोगों ने उसे जल में डाल दिया, और जल का रंग कैसा है बच्चों, रंगहीन। तो थोड़े समय बाद जो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि बैंगनी रंग था वो पूरा का पूरा जो हमारा विलयन तैयार हुआ है वो किस रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का। तो हुआ क्या, जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे वो जल के कणों के साथ अपने आप घुल गए, और वही क्या बनता है हमारा विसरण। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय लेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, और थोड़े समय बाद वो पूरा का पूरा जो विलयन है वो क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे उदाहरण की, जल और स्याही। जब हम लोग जल में 2 या 3 बूंदें स्याही की डाल देते हैं तो थोड़े समय बाद वो अपने आप गण जो है आपस में घुलने लग जाते हैं, और पूरा का पूरा जो जल है वो किस रंग का हो जाता है, स्याही के रंग का। तीसरा उदाहरण क्या कहता है बच्चों, जब हम लोग जल और कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो क्या होता है, नीले रंग का, और कुछ समय बाद जो पूरा का पूरा जो विलयन है उसका भी रंग क्या हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि द्रवों में विसरण क्या होता है कि थोड़ा अधिक समय लेगा अगर हम लोग अपेक्षा करते हैं गैसों में विसरण की। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं ठोस में विसरण की। तो बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विसरण की, तो ये इस अवस्था में विसरण गैस और द्रव्य में विसरण की अपेक्षा मंदतर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो समय लेगा विसरण होने में वो किस में लेता है, ठोस अवस्था में। और इसका कारण क्या है बच्चों, ठोस में कण गैस व द्रव्य कणों की तुलना में मंद गति करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ठोस अवस्था में जो भी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और वो जल्दी से गति नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि उनकी जो गति है वो सबसे कम हो जाती है, और दोनों अवस्थाओं के हिसाब से यहाँ पर गति सबसे कम हो जाएगी तो यहाँ पर विसरण का जो समय है वो सबसे अधिक हो जाएगा। अब बच्चों ठोस में विसरण का एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। मान लो आपने बोर्ड पर चौक से कुछ लिख दिया है और वो काफ़ी समय तक रहा, सपोज 10 से 15 दिनों तक वो बोर्ड पर ऐसा ही कुछ ना कुछ लिखा रहा, तो होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा ये जो चौक के कण हैं वो बोर्ड पर बने जो बोर्ड के कण हैं उनके साथ मिल जाएगा।
अब धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, विसरण होगा। तो जब हम लोग उसको हटाने की कोशिश करेंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, तो वो आसानी से मिटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि ठोस अवस्था में विसरण नहीं होता है, विसरण होता है। सब लोगों को ये लगता है कि समय ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ पर नहीं होगा, होता है, लेकिन वहाँ पर समय सबसे ज़्यादा लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कण होते हैं उनकी गति सबसे कम होती है। तो बच्चों इन सभी पॉइंट को समझने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी विसरण होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के कण जो है अपने आप मिश्रित हो जाते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा विसरण। और सबसे जो तेज होगा, यहाँ पर सबसे कम समय जो लेगा वो किस अवस्था में लेगा, गैस अवस्था में, फिर उसके बाद द्रव्य में, और सबसे अत्यधिक जो समय लेता है विसरण होने में वो लेता है ठोस में। और बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं ताप का, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा विसरण उतनी ही जल्दी होगा, और जैसे जैसे ताप कम होगा विसरण होने में उतना ही अत्यधिक समय लगेगा। अब बच्चों हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, एक पदार्थ में निश्चित आयतन है परंतु निश्चित आकार नहीं है, तो बताइए वो जो पदार्थ है वो किस अवस्था में होगा, ठोस में या द्रव्य में या फिर गैस में। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एक पदार्थ जिसमें निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, तो वो किस अवस्था में होगा, द्रव्य अवस्था में, यानी कि लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, द्रव्य की भौतिक अवस्था का नाम बताइए जिसे आसानी से दबाया जा सकता है। तो कौन सी अवस्था होगी, ठोस, द्रव्य या गैस, तो बताओ जल्दी से बच्चों। तो वो कौन सी अवस्था होगी, गैस अवस्था, यानी कि यहां पर हम लोग जो भी हमारा पदार्थ होता है उसको आसानी से दबा सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक पदार्थ में निश्चित आकार के साथ साथ निश्चित आयतन भी हो। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन लगी है, उसका निश्चित आकार भी है और निश्चित आयतन भी है। तो बच्चों जहां पर ये दोनों ही गुणधर्म फॉलो होते हैं वहां पर वो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, यानी कि सॉलिड स्टेट में। ठीक है बच्चों, तो जहां पर निश्चित आयतन है परंतु आकार नहीं है कोई निश्चित, तो वो द्रव्य, जिसे आसानी से दबाया जा सकता है वो गैस, और जहां पर निश्चित आकार भी हो और निश्चित आयतन भी हो तो वो कौन सी अवस्था होगी, ठोस, यानी कि सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग प्रश्न 4 की। वो क्या कहता है, एक पदार्थ में ना तो निश्चित आकार है और ना ही निश्चित आयतन। तो बच्चों एक ऐसी अवस्था जिसमें ना तो निश्चित आकार हो और ना ही निश्चित आयतन हो, तो वो कौन सी अवस्था होती है, गैस अवस्था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ना निश्चित आकार होगा और ना ही निश्चित आयतन होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग प्रश्न 5 की, ठोस, द्रव्य और गैस, द्रव्य की डैश है, ये एक रिक्त स्थान है, यहाँ पर हमें पूरा करना है इसको, कि ठोस, द्रव्य और गैस, द्रव्य की क्या है, तो तीनों क्या है, यहाँ पर उसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो द्रव्य के हम लोग बोल सकते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ताप का सामान्य मात्रक तथा ताप का एसआई मात्रक की। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम लोग टेम्परेचर यानी ताप की बात करते हैं तो उसको नापने के लिए हम लोग सेल्सियस स्केल यानी कि सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर प्रयोग करते हैं हमारे डेली यूज में। अब ताप का सामान्य मात्रक जो है वो क्या है बच्चों, डिग्री सेल्सियस। जब भी हमें बुखार होता है हम लोग टेम्परेचर नापते हैं तो वो कौन सी डिग्री में होता है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है बच्चों, तो जिसे संक्षिप्त रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमेशा क्या आता है बच्चों, डिग्री हमेशा आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो संक्षिप्त रूप में इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है। क्लियर है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं जल के क्वथनांक की और गलनांक की, तो जल का जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम लोग ताप के सामान्य मात्रा की बात करते हैं तो वो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस। बच्चों ताप को मापने के लिए हमारे पास एक और स्केल होता है और वो क्या है, केल्विन स्केल यानी कि केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब बच्चों जब भी हम लोग बात करेंगे ताप के एसआई मात्रक की तो वो क्या होता है, केल्विन। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक और क्या था हमारे पास, सेल्सियस। अब जब भी हम लोग सेल्सियस लिखते थे तो उसमें हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते थे, है ना बच्चों, लेकिन यहाँ पर हम लोग केल्विन में कहीं पर भी डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या क्या लिखते हैं, केवल के लिखा जाता है, यहाँ पर डिग्री नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही मात्रक जो होगा हमारा ताप मापने के लिए वो क्या है, केल्विन, और यहाँ पर कहीं पर भी डिग्री नहीं आएगा और उसको लिखते कैसे, संक्षिप्त रूप में के से। ठीक है बच्चों,
अब बात करें अगर हम लोग बच्चों जल के गलनांक की, तो केल्विन स्केल पर क्या होता है वो 273 केल्विन, और जबकि अगर हम बात करते हैं सेल्सियस में तो वहां पर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके हो जाएगा 273 केल्विन के। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, जब भी हम लोग बात करेंगे केल्विन स्केल की, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होती है, संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होंगी। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं सेल्सियस की, तो वहां पर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन केल्विन में सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा कैसे रहेंगी, धनात्मक ही रहेंगी। अब बच्चों एक प्रश्न का हल करते हैं, वो क्या कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस के ताप को केल्विन स्केल में बदलिए। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों ने बताया था अभी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है 273 के। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं केल्विन की, तो केल्विन में हमें इसे बदलना है। तो बच्चों वहां पर क्या आ जाएगा, सेल्सियस में जितना भी हमारा टेम्परेचर होगा वो, और उसमें कितना और जोड़ दें हम लोग 273। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें दे रखा है कितना डिग्री सेल्सियस दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर क्या आ गया 273 हमने और जोड़ दिया, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 298 केल्विन। क्लियर बच्चों। तो जब भी हमें कोई भी टेम्परेचर या ताप हमें दे रखा है और वो किस में है, सेल्सियस में है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमें 273 उसमें और जोड़ देना है, तो वो किस में बदल जाएगा, केल्विन में। एक और प्रश्न हल करते हैं बच्चों। प्रश्न कहता है कि 300 केल्विन के ताप को सेल्सियस स्केल में बदलिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जैसा करा था बिल्कुल वही हमें फॉर्मूला यूज करना है। हमें पता है कि केल्विन जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, कि जो भी हमारा सेल्सियस में ताप था उसमें अगर हम लोग 273 जोड़ देते हैं तो वो ताप किस में बदल जाता है, केल्विन में। अब यहाँ पर हमें कितना केल्विन दे रखा है, जो टेम्परेचर दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है 300 केल्विन, और सेल्सियस में हमें उसे निकालना है, और प्लस 273। अब बच्चों जब हम लोग 300 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेल्सियस आ जाएगा। अब जो भी हमारे पास आया है वो कितना आ गया है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, जब हमें केल्विन में निकालना था तो 273 उसमें जोड़ दिया। अब हमें किस में निकालना था, सेल्सियस स्केल में, तो हम लोगों ने उसमें से क्या माइनस कर दिया है, 273 को माइनस कर दिया है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 27 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो जो कुछ भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा विसरण। तो बच्चों विसरण क्या है, जब भी दो अलग अलग प्रकार के जो कण हैं वो आपस में मिल जाते हैं बिना मिलाए, वो अपने आप मिश्रित हो रहे हैं, तो ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहा जाता है। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें विसरण की, तो विसरण जो है द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, यानी कि वो ठोस में भी होगा, द्रव्य में भी होगा और गैस में भी होगा। अब बात ये आती है कि वो सबसे ज्यादा जल्दी किस में होगा, तो सबसे पहले वो जिसमें होता है वह गैस पदार्थ, फिर होगा द्रव्य में, और सबसे ज्यादा जो अधिक समय लेता है वो लेगा ठोस पदार्थ में। ठीक है बच्चों। अब ऐसा क्यों है बच्चों कि गैस में सबसे जल्दी हो जाता है और ठोस में वो अधिक समय लेता है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गैस के कण होते हैं वहां पर वो सबसे ज्यादा गतिमान रहते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास सुगंध है किसी भी चीज की, जैसे हम लोग अगरबत्ती की बात करते हैं या इत्र की बात करते हैं, तो जैसे ही वो हवा में घुल जाते हैं तो वो जल्दी हमें जो सुगंध है वो मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों ठोस पदार्थ की, तो ठोस पदार्थ में जितने भी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उनकी जो गति होती है वो काफी कम होती है, इसलिए सबसे जो जल्दी होगा विसरण वो गैस पदार्थ में होगा, फिर द्रव्य में होगा और सबसे आखिरी में ठोस पदार्थ में होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने ताप के कुछ मात्रक पढ़े, वो जो थे सेल्सियस, और जो थे दूसरा SI मात्रक क्या था, केल्विन। ठीक है बच्चों। जब भी हम बात करेंगे केल्विन में तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होंगी, और जब भी हम लोग बात करते हैं सामान्य मात्रक यानी कि सेल्सियस की, तो वहां पर हम लोग हमेशा यूज करते हैं डिग्री को। क्लियर है बच्चों। अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना होगा, उसमें से 273 को माइनस कर दो, और अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हमें कुछ नहीं, बस 273 को जोड़ देना होगा। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।